Okay, so good afternoon, everyone, and welcome back to the final session of our today's program. And ये सेशन जो है हमारा ये रहेगा हमारा टॉपिक संघ की राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन। तो ये सेशन डिलीवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता सर। सर जो हैं वो वैज्ञानिक सी के पद से सेवानिवृत्त हैं केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला यानी कि सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS पुणे में जो ऑफिस है वहाँ से साइंटिस्ट सी के पद से सर ने सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके पास साथ ही साथ सहायक निदेशक राजभाषा पद का भी उनके पास भार रहा है। सर ने जो है MSc की डिग्री रसायन शास्त्र में पास की है कानपुर विश्वविद्यालय से। सर के पास 36 वर्षों का जल अनुसंधान के क्षेत्र में अनुभव है। साथ ही साथ 7 वर्षों का प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव है। सर ने 6 वर्षों तक सहायक निदेशक राजभाषा का कार्यभार संभाला है। सर के पास 30 वर्षों का इवेंट प्रबंधन का भी अनुभव है। इसके साथ साथ सर की रुचि अन्य कार्यों में रही है जैसे कि कविता लेखन, हिंदी अनुवाद, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में कवि सम्मेलन, आकाशवाणी से काव्य पठन, मंच संचालन, विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर विभिन्न कार्यालयों में व्याख्यान देने का भी सर का योगदान रहा है। इतने मत चलो, तो इस चलने दीजिए, एक चलने दीजिए बाकी नहीं। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं सर का जो है स्वागत करता हूं इस अपने कार्यक्रम में। और मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर इस सेशन का संचालन आगे आप प्लीज आपके ऊपर। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, जो मेरा विषय है वो है संघ की राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन। जब भी हम संघ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका सीधा अर्थ होता है कि केंद्रीय सरकार के लिए इसमें तमाम चीजें हैं, राज्य सरकारें भी उस नियम को कैसे पालन करेंगी। और राजभाषा नीति है, थोड़ा सा आपने भारतीय न्याय संहिता वगैरह में देखा होगा, धाराएं होती हैं, उपधाराएं होती हैं, उसी तरह से हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने राज्य किया और अंग्रेजी हमारी कामकाज की भाषा हो गई थी। और जब हम राजभाषा कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी कामकाज की भाषा, ये आगे आपको बताएंगे। और ये सिर्फ जानने के लिए ही नहीं, बट ये आवश्यक होती हैं हम सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य में उपयोग करने के लिए। कुछ चीजें बहुत ही प्राथमिक नहीं होती कह सकता हूँ, लेकिन हाँ होती हैं नीतियां जिन्हें हमें पालन करना अनिवार्य होता है। और यदि न कर पाए तो शायद कभी कभी उस पर कार्यवाही भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारी संसदीय समिति होती है वो समय समय पर हमारे कार्यों का, कार्यालय में होने वाले हिंदी की राजभाषा नीति कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए आती है। और वो देखती है कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं राजभाषा के बारे में, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लगभग प्रतिवर्ष या 2 वर्ष में एक बार होता है। तो चलिए हम, और मैं ये चाहूंगा कि अगर कहीं किसी को किसी भी चीज पर जरा सा भी शंका हो, ये पावर पॉइंट आपका प्रेजेंट इस पर रहेगा। जब भी आपको चाहिए होगा ले लीजिएगा, क्योंकि काफी बड़ा है, इतना 1 घंटे में तो मुश्किल होगा, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें हम आपको जरूर अवगत करा देंगे। तो पहले भाग को हम कवर करते हैं कि चलिए राजभाषा नीति क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा कुछ नहीं है, भाषा वही है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, बस यही है। क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई भी चले। इवन हमारी आवाज जब चलती है वातावरण में, तो उसके लिए भी हवा का माध्यम होता है। ऐसे ही जब हम एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उसके लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम होती है भाषा। कोई भी हो, हमारा मुख्य काम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना होता है। हाँ, ये जरूर रखना होता है सावधानी कि कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो। हम वही शब्द प्रयोग करें जिनका वो अर्थ हो, और जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए। इस विषय में ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इतने स्वतंत्रता के
इतने वर्षों बाद भी जो भी हमारे लक्ष्य थे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये अवश्य कहने में संतोष होता है कि 1947 से लेके 1948 से लेके आज तक जो प्रगति हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। चीजें बदल गई हैं, तकनीक बदल गई है, नई नई तकनीकें आ गई हैं। तो जो पुरानी तकनीकों में हमें परेशानियां होती थी हिंदी में काम करने में, अब वो अधिकतर उनका निराकरण हो गया है। तो भाषा के बारे में जब बात करें तो हम हर व्याख्यान में एक बहुत उदाहरण सजल देते हैं कि भाषा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अन्य से अनावश्यक रूप से हम विवादों में पड़े रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। सच पूछिए तो सबसे अच्छी भाषा का संवाद अगर किसी दो लोगों के बीच में होता है तो वो नवजात शिशु और माता के बीच में होता है। आपको अगर बताएं, जो 4-5 महीने का नवजात शिशु हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, उस शिशु की भाषा क्या होती है, उसे क्या समझता है कि क्या हिंदी है, क्या अंग्रेजी है, क्या तमिल है, क्या मलयालम है। उसकी अपनी भाषा होती है, और उसकी जो भाषा होती है सबसे अच्छा अगर उसको कोई समझता है तो वो जो लोगों के बीच में संवाद वो होता है वो उसको और बेटे के और माँ के बीच में होता है, नवजात शिशु और माँ के बीच में होता है। ये मैं क्यों कहता हूँ कि देखिए, हंसते हैं तब तो सभी को पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, बच्चा भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब है। लेकिन रोना एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें कई भाव छुपे होते हैं। रोना सिर्फ रोना ही नहीं होता, उसमें भाव छुपा होता है। और उस भाव को अगर सही तरीके से कोई पढ़ पाता है तो वो माता पढ़ पाती है। साधारण सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए बच्चे को कोई तकलीफ है। बच्चे के रोने से माँ को समझ में आ जाता है। अब देखिए, शब्दों का यहाँ कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके रोने की जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है उससे माँ को समझ में आ जाता है कि ये बच्चे को तकलीफ है या इसको भूख की वजह से रो रहा है। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता भाषा का। राजनीतिक रूप से छोड़ दीजिए, हम विवादों में रहते हैं, लेकिन हमने आपसे इसीलिए इस उदाहरण को दिया कि कहाँ बच्चे को समझ में आती है कि अंग्रेजी क्या है, हिंदी क्या है, मलयालम क्या है, जर्मन क्या है, फ्रेंच क्या है। लेकिन वो अपनी बात कह देता है, माँ समझ लेती, बस इतना ही हमारा उद्देश्य होता है भाषा का। तो देखिए, विश्व में जो प्रमुख हमारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी है, लगभग 1450 मिलियन लोग, मैडरिन लगभग 1180, हिंदी लगभग 600, स्पेनिश 550, फ्रेंच लगभग 310। तो हिंदी हमारे तीसरे स्थान पर है, लेकिन आपको बता दें बहुत ही अनुसंधान कार्य हो चुके हैं और बहुत शीघ्र हिंदी प्रथम स्थान पर आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शायद अगले व्याख्यान में ही हम आपको सारी चीजें बता दें कि कैसे ये प्रथम स्थान पर आ रही है। तो 8वीं संसूची में आज जो हमारी है वो 22 सरकारी मान्यता प्राप्त बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि हर देश की अपनी राष्ट्र की भाषा होती है। जर्मनी आप देख लो, जर्मन है, फ्रांस की देख लीजिए, फ्रेंच है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं हमारी संवर्ती सूची में तो हैं, लेकिन इन्हें वैधानिक मान्यता राष्ट्रभाषा की किसी को भी नहीं मिली। जब हमारा ये सिद्धांत बना, संविधान, उस समय 14 भाषाएं थी। हिंदी भारत की कामकाजी भाषा है, 9 राज्यों के शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। और देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो अगले में क्या, हम इसी में आपको बता देते हैं कि 226 में 2026 का जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से आज विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या 162 करोड़ हो गई, 1620 मिलियन। अंग्रेजी वालों की 150 करोड़, मैंडरिन जो चाइनीज किसी समय पे पहले स्थान पर थी वो तीसरे स्थान पर है, और स्पेनिश चतुर्थ स्थान पर आई है। ये आंकड़े जो हैं हम आपको बता दें, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल हैं, नैनीताल में है वो शोध कार्य कर रहे हैं आज से कम 15 साल से, भाषाओं के माध्यम से अलग अलग सूत्र जो भी होते हैं, अलग अलग स्रोत जो होते हैं उनसे निकाल के। और ये बहुत से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय और सरकार की भाषा शोध और अध्ययन से संबंधित संस्थाओं से प्रमाणित है। अंग्रेजी, मैंदारिन और स्पेनिश के आंकड़े एथनोलॉग से लिए गए हैं। शीघ्र ही एथनोलॉग ही इस सूची को जारी करने वाला है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने व्याख्यानों में हिंदी भाषा को रैंकिंग में प्रथम स्थान पर दिखाएं। और ये कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, आंकड़े होते हैं, सभी सारी चीजों के
स्रोत होते हैं और सूचना स्रोत के आधार पर ही इन चीजों को किया जाता है। अब आते हैं हम आपकी संघ की राजभाषा नीति पर। एक छोटा सा पूर्वावलोकन देते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया गया। क्यों किया गया कि देखिए 200 साल तक हमारी जो जिसको हम राजभाषा बोलते हैं वो वास्तव में कार्य काम कर सरकारी कामकाज करने वाली भाषा है, उसको राजभाषा बोलते हैं। जो हमारी मातृभाषाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मातृभाषाएं हैं, अलग राज्यों के लिए भी आगे आपको बताएंगे। तो उन राज्यों में उन राज्यों की मातृभाषा ही राजभाषा होती है। हम शुरू करते हैं संघ की राजभाषा नीति से। 200 साल अंग्रेजों का जब शासन हुआ तो सारी चीजें हमारी, चाहे न्याय व्यवस्था हो चाहे प्रशासन व्यवस्था हो, सब अंग्रेजी में ही हो गई थी। हिंदी का नामो निशान भी नहीं था। और यह नहीं हो सकता कि देश स्वतंत्र हो गया तो रातों रात सारी चीजें बदल जाएं, कि आप एक हफ्ते में, 10 दिन में, महीने भर में सारे दस्तावेजों को बदलकर अंग्रेजी से हिंदी में कर लें, चाहे वो न्याय संबंधित हो चाहे प्रशासन संबंधित हो। तो उप समिति बनी, उसने सुझाव दिया कि भाई 14 भाषाओं को स्थान दे दीजिए शुरू शुरू में। जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं थी उसमें काम किया जा सकता है, और केंद्रीय सरकार की एक राजभाषा होगी और शेष भाषाएं प्रदेश के स्तर पर राजभाषाएं होंगी। मतलब केंद्र सरकार की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी कामकाज की, और जो प्रदेश की भाषाएं हैं वहां प्रदेश की मातृभाषाएं जो होंगी वो उस प्रदेश की राजभाषाएं होंगी। 14 सितंबर 1949 के दिन केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ अनुच्छेद 343 में निर्णय लिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जरूर होगा, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अंक अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का संशय न रहे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अंक जो होंगे वो अंग्रेजी के ही होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। और एक ये चीज कही जी कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए जितने भी राजकीय कार्य, मतलब हमारा प्रशासन हो या न्यायिक व्यवस्था हो, राज्य करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उन सब के लिए ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अब ये अलग अलग, हमने आपसे जैसे कहा था कि भारतीय न्याय संहिता है, वैसे ही अलग अध्याय हैं, उनमें अलग अलग धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं। वैसे तो ये बहुत ही रूखा विषय है, लेकिन बहुत जरूरी है आप सबको जानना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होने की वजह से, कि हम सबको के लिए कौन सी नीति लागू है और हमें क्या क्या करना है। तो चलिए अनुच्छेद उनसे 120, दो ही जगह से हमारा प्रशासन चलता है, एक तो केंद्र से और दूसरा राज्य से। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए। सीधी बात है, मतलब एक दिन में तो हिंदी में नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये कहा हिंदी अंग्रेजी में करते रहेंगे, धीरे धीरे हिंदी को बढ़ाएंगे, अंग्रेजी को कम करेंगे। दुर्भाग्यवश वो बढ़ती जा रही है अंग्रेजी, नहीं हिंदी उतनी, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी प्रगति पर है। और उन्होंने कहा कि देखिए एक ऐसा नहीं था कि उन्होंने लाद दिया कि आप हिंदी में करेंगे या अंग्रेजी में करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। लोकसभा में जो सांसद जाते हैं वो राज्यों के विभिन्न भागों से चुनकर आते हैं। हो सकता है कि उनको हिंदी भी ना आती हो, अंग्रेजी भी ना आती हो, और बहुत अच्छी अपनी मातृभाषा भी ना आती हो। उसका प्रावधान भी इस कानून में रखा गया है कि राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला, मतलब उस कुर्सी पर उस समय जो बैठा होगा, वो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति अगर नहीं कर सकता है और अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मतलब अगर कोई सांसद कहता है कि भाई मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, मैं कैसे अपनी बात को रखूं, वो अपनी मातृभाषा में रख सकता है। और ये जिम्मेदारी संसद के कार्यालय की होगी कि उसका यथोचित अनुवाद कराया जाए। और ये कहा गया कि भाई 15 वर्षों तक हम ऐसे ही चलेंगे और ये मान लेंगे 15 वर्षों के बाद कि अंग्रेजी लोप हो गई, मतलब सिर्फ हम हिंदी में काम करेंगे। हालांकि वो अभी तक हो नहीं पाया। अनुच्छेद 210 जो है वो विधानमंडल में, देखिए हमने आपसे कहा ना कि एक तो हमारी केंद्रीय सरकार होती है और एक राज्य सरकारें होती हैं। एक संसद होता है और एक विधानमंडल होते हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो जो राज्यों में है वो हमारा विधानमंडल होता है, जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी वही था कि 348 के रहते हुए उपबंध कोई भी हो, कैसे भी हो, हिंदी या अंग्रेजी में कार्य करना है। लेकिन
चूंकि ये विधानसभाओं का मसला है, इसलिए यहाँ पर जो उस विधानसभा की भाषा होगी, विधान उस राज्य की भाषा होगी, मातृभाषा, उसमें विधानमंडल अपना कार्य करेगा। और उसके अलावा भी मान लीजिए उसमें भी किसी को नहीं आता है, वो अपनी, क्या होता है देखिए, भाषा एक ऐसी चीज है कि आप 100, 200, 400 किलोमीटर चले जाइए, बोली वाली भाषा की बात करते हैं, वो बदल जाती है। तो बहुत से ऐसे सांसद सुदूर ग्रामीण भागों से आते हैं कि जो शहरी उससे परिचित नहीं होते हैं और उनको नहीं आती इस भाषा, भले ही वो उस राज्य की मातृभाषा हो। तो वो अपनी, उनकी लोकल भाषा होती है, स्थानिक भाषा होती है, जिसमें वो बात करते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो उसमें भी वही कर दिया गया कि सभापति, विधानसभा सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला जो भी होगा, अगर कोई अपना एमएलए जो हम बोलते हैं कि चलिए विधानसभा का सदस्य अगर अपनी बात नहीं कह पा रहा हिंदी अंग्रेजी और अपने राज्य की भाषा में, तो वो अपनी भाषा में कह सकता है। और जब तक राज्य का विधानमंडल, इसमें भी वही था कि जब तक ये 15 वर्ष तक रहेगा और कोई दूसरा कानून ना बने, तब तक धीरे धीरे ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा कि अंग्रेजी शब्द का उसमें लोप हो गया हो। मतलब अपेक्षा ये थी कि कम से 15 साल के बाद तो चलिए कम से कम हमारी भारतीय भाषाएं पूरी तरह से आ जाएंगी देश में और अंग्रेजी भाषा का लोप हो जाएगा, पर हुआ नहीं। उसके अलग अलग कारण हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, कुछ स्थानिक कारण है। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि सरकार अपनी नीति थोपती है, थोपती कभी नहीं है, ये हमारा नजरिया होता है। पूरे भारत के लिए उन्होंने बताया, लेकिन उनको ये भी पता था कि हमारे देश में भी बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहां लोगों को हिंदी अंग्रेजी या उनकी भाषा समझने में बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में विधानमंडलों में यह खंड होगा, इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष, मतलब इन राज्यों के लिए जो पूरे देश के लिए 15 वर्ष की समय सीमा थी, उस सीमा को बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के लिए इनको 40 साल कर दिया गया कि कम से कम 40 साल बाद तो आप अपनी भारतीय भाषाओं में काम करें, अपनी विधानमंडल में और केंद्र में। दुर्भाग्यवश वो भी नहीं हो पाया, उससे दुगना समय बीत चुका है लगभग। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा भाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, जैसे पहले बताया था। खंड एक में होते हुए कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, बिल्कुल कहा गया कि 15 सालों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग रहेगा। और ये उसमें एक प्रावधान रख दिया गया है कि अगर कहीं किसी राज्य से, कहीं किसी जगह से ये मिलता है कि भाई अब हम पूर्णतया हिंदी में या पूर्णतया अपनी राज्य की भाषा में कार्य कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति उस चीज को लागू कर सकता है कि, और केंद्र सरकार के लिए भी कि चलिए अगर इतने राज्य आ गए हैं तो अब आप हिंदी अंग्रेजी के अलावा इस भाषा में भी अपने आदेश निकालेंगे, जो भी होगा। और देवनागरी हमारे रूप होते हैं। तो वही 15 साल के बाद, और कुछ राज्यों के लिए 25 साल और अन्य दूसरे राज्यों के लिए 40 साल का प्रावधान था। फिर यह हुआ कि देखिए, जब भी कोई नीति बनती है, कोई चीज बनाई जाती है, तो उसका एक पुनर्वलोकन होता है जिसको हम रिव्यू कहते हैं। नीति बना दी आपने, नियम लगा दिया 5 साल के लिए, पहले 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उन्होंने देखा कि भाई चलिए 10 साल की समाप्ति पे हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा एक आयोग की गठन होगा, अध्यक्ष होगा, 8वीं सूची में जो विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले देश सदस्य हैं वो होंगे, और भी अगर कोई सदस्य नामित किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा तो वो हो सकते हैं। तो आयोग का कर्तव्य ये होगा कि संघ के इस प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग कैसे हो, यह सुझाव दे। संघ के सभी यकीनी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंध आ जाए। अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी यकीनी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग अंकों के रूप, ये मतलब उन्होंने ये कहा कि जो अभी हमारी नीति बनी है कि देवनागरी लिपि और अंतरराष्ट्रीय मानक अंक, ये कैसे चल रहे हैं, इनको लागू, इस नीति को लागू करने में कहीं कुछ तकलीफ आ रही है क्या, या कुछ भाग अनावश्यक समझा जा रहा है, या कुछ ऐसी चीज है कि इसमें नई चीज करनी चाहिए। तो ये सब कार्य आयोग करेगा और वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देगा। और सिफारिश करने में आयोग भारत की, हाँ एक चीज और बता दी गई, देखिए ऐसा नहीं कि एक आप परिवर्तन करें तो पूरा देश में ही परिवर्तन हो जाए, कि उसकी संस्कृति में, औद्योगिक प्रगति में, वैज्ञानिक उन्नति में बाधा आ जाए। तो ये कहा गया कि भाई वो भाग जो है वो नहीं, उन पर नुकसान नहीं आना चाहिए, वो जैसे चल रहे हैं उनकी प्रगति चले। भाषा की वजह से देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति पर कोई भी असर नहीं आना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखा जाए और उस तब वो भाषा को बढ़ाया जाए। और अधिकतर जो हमें
लेना है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों में कि उनको जो न्याय, उनके जो न्याय संगत दावे हैं, हित हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रखा जाए। उसके बाद कहा आयोग तो रहेगा, उसके बाद एक समिति भी गठित होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या, जहां से जितने सदस्य आएंगे, उस हिसाब से वो प्रतिनिधि इस समिति में आएंगे। और इनका कर्तव्य होगा कि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनको देखे कि वो सिफारिशें ठीक हैं या नहीं है, और अगर ठीक है तो राष्ट्रपति को उनको अपनी राय के बारे में, और अगर कहीं उस समिति को लगता है कि भाई ये सिफारिश की जगह ये सिफारिश ठीक नहीं है, तो वो भी राष्ट्रपति को सूचित कर सकती है, और राष्ट्रपति विचार करने के बाद अपना आदेश या निर्देश दे सकता है। अध्याय 2 में, जैसे हमने आपसे कहा, अध्याय 1 में जो है वो केंद्र सरकार की राजभाषा के बारे में बात हुई। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 345, 46 और 47 के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को, हिंदी को या उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने भाषा के रूप में स्वीकार कर सकेगा। अब देखिए, राज्य को भी ये सुख छूट दे दी गई कि मान लीजिए कोई राज्य अगर चाहता है कि हिंदी का भी बहुत अच्छा विकास हो, और वो अपने यहाँ भी भले ही वो कुछ भाग के लिए, सम पार्ट ऑफ द वर्क, अगर वो चाहे कि हिंदी का प्रयोग करेंगे या हिंदी, अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा छोड़ के चौथे राज्य की भाषा करेंगे, तो वो भी उसको कर सकता है, और वो राष्ट्रपति की अनुमति से। और जब तक राज्य का विधानमंडल वही है कि फिर से उपबंध न करे कि राज्य के भीतर प्रयोजन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, हम उसका प्रयोग करते रहेंगे 15 साल, 25 साल और 24 साल। अनुच्छेद 346 में अब देखिए राज्य कैसे शासन कैसे चलता है। भाई, केंद्र सरकार अपने दस्तावेज राज्यों में भेजेगी, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो, चाहे तकनीक संबंधी हो, चाहे किसी योजनाओं के संबंध में हो। जैसे मान लीजिए डैम बनना है, तो पत्राचार कहाँ होगा? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। मान लीजिए तमिलनाडु में कोई बांध बनना है, या कर्नाटका में कोई बांध बनना है, या आंध्र प्रदेश में कोई बांध बंधना है, या कोई जल परियोजना आनी है, तो वो कैसे होगी? तो वो पत्राचार होगा। मतलब आजकल ईमेल है, वो बात अलग है, बट भाई वो माध्यम जो है वो पत्राचार है। भाई, एक राज्य दूसरे को कैसे सूचित करेगा? तो दोनों के बीच में कैसे समन्वय होगा, दोनों के बीच में कैसे संवाद होगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने लगी तत्सम प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच, यदि दो या अधिक राज्य। अच्छा, आप देखिए एक चीज और कर दी गई कि मान लीजिए कोई अहिंदी भाषी राज्य भी ये कहता है कि नहीं, हम पूरा काम अपना हिंदी में करेंगे, राष्ट्र की नीति के हिसाब से, उसको पूरी छूट है, उसको बाकायदा अनुमति है, वो काम कर सकता है। मतलब जो अहिंदी भाषी राज्य है वो भी हिंदी में कार्य करके केंद्र के साथ हिंदी में पत्राचार कर सकता है। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा। आप देखिए, एक तो हो गई मातृभाषा जो सामान्यतया होती है जनरल, कि भाई महाराष्ट्र की मातृभाषा कौन सी होगी? मराठी होगी। आंध्र प्रदेश की तेलुगु होगी, कर्नाटक की कन्नड़ होगी, केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं। अब ऐसा नहीं कि एक राज्य में, पूरे राज्य में अगर आप देखें, शहर से लेके गांव की तरफ तक, अगर हर कोने कोने में आप घूम लें, तो आप देखेंगे बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो बदलती जाती हैं कुछ दूरियों के बाद। तो उसमें भी उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने उस समय ध्यान रखा कि ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में एक तरह की भाषा बोली जाएगी। तो जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अगर उनमें से कुछ उसका नियम बनाया कि अगर उस राज्य की इतनी जनसंख्या किसी विशेष इस विशेष भाषा को बोलती है, तो उसका प्रस्ताव बना के भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करेगा, आदेश निकालेगा, गजट प्रस्तुति होगी, और उस भाषा का प्रयोग होने लगेगा। यही कारण था कि जब शुरू में हमारे पास 14 भाषाएं थी, आज हमारे पास 22 भाषाएं, कि धीरे 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 दूसरी भाषाएं भी संवर्ती सूची में शामिल हो गई हैं। ये हो गया प्रशासन का। अब आता है, हम आपको अगर देख ले न्यायालय की भाषा क्या होगी, तो अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और नियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा कि पूर्वगामी उपबंध अगर जो भी है वो रहेंगे। उसको अगर जब तक दूसरा उपबंध नहीं आता, मतलब उस पर जब तक दूसरा नियम नहीं बनाया जाता, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी। मतलब जब तक हम दूसरी भाषाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका समय सीमा 15 साल रखी गई, लेकिन तब तक ये क्या है कि अंग्रेजी में कार्य होता रहेगा। केंद्र सरकार, मतलब उच्चतम न्यायालय जो होगा, वो धीरे 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 हिंदी, अंग्रेजी ऐसे कार्य करता रहेगा।
तो संसद के प्रत्येक सदन में, राज्य के विधानमंडल के सदन में सभी विधेयक जितने भी होंगे, जो भी होंगे, वो सारी चीजें उसी हिसाब से लागू हो जाएंगी, जो न्यायालयीन प्रणाली के लिए आवश्यक होती है। अच्छा, एक और चीज है कि जजमेंट आता है, जिसको हम जजमेंट बोलते हैं, कि न्यायाधीश ने अपना निर्णय दे दिया, वो अंग्रेजी में आ गया। अब बहुतों को अंग्रेजी नहीं समझती, क्या करें, तो उसका अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद करने में क्या होता है, देखिए, एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, और चूंकि ये तो न्यायालय का मसला है, इसमें तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा अपराध हो सकती, बहुत बड़ी घटना बन सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप इसका अनुवाद कर लो, लेकिन अगर कहीं किसी को शंका आ गई या कोई झगड़े हुए, तो जो प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा का है, मतलब न्यायाधीश महोदय ने जो जजमेंट, जो निर्णय अंग्रेजी भाषा में दिया है, और वो उसकी कॉपी अवेलेबल है, वो वही मान्य होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, हमको तो छूट दी गई कि हम किसी भाषा में भी वो पढ़ लें और किसी भाषा में अर्थ निकाल लें। आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर उस पर जो न्यायालयों का जो निर्णय होगा, उसका प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी का ही होता है। खंडेक के उपखंड में बात होती है, किसी राज्य राज्यपाल सहमत से उच्च न्याय कार्यालय में, जिसका हिंदी भाषा को, यही चीज यहाँ भी आ गई। जैसे विधानमंडल विधानसभा में था कि अगर कोई उच्च न्यायालय चाहे कि हम हिंदी में काम करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्व सहमत से, वहाँ हिंदी में कार्य शुरू हो जाएगा। और आजकल तो सभी जगह हो रहा है। हिंदी अंग्रेजी में भी हो रहा है, लेकिन शर्त वही है कि प्राधिकृत पाठ जो होगा वो अंग्रेजी भाषा ही हो, अंग्रेजी भाषा का जो निर्णय की प्रति होगी उसी को माना जाएगा। कुछ विधियां अनियमित करने के लिए, मान लीजिए, अब उन्होंने कहा कि मान लीजिए कहीं कुछ कानून में दिखाई देता है कि भाषा के इस बनाए हुए कानून में, इस नीति में कुछ अधिनियमितता है, अनियमितता है, तो उसके लिए अगर उसको अधिनियम करना हो, तो कैसे करेंगे, उसकी भी एक गठित आयोग की सिफारिशें, जो आयोग था, उसके बाद समिति बनी थी, उनके वजह वो देख लेंगे कि कैसे होगा, और वहां अगर कोई सुझाव आते हैं तो उनको हम देख लेंगे। ये अनुच्छेद 349 में कहा गया है। अध्याय 4 में आपको बताते हैं, हम लोगों से संबंधित बहुत सी चीजें हैं। हम आप सरकारी कार्यालय में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सारी चीजें हम मानते हैं, सारा अनुशासन भी मानते हैं, फिर भी कभी कभी हमारे ऊपर अन्याय होता है, चाहे प्रमोशन के मसले पे हो, चाहे हमारे पे फिक्सेशन के मसले पे हो। ये मसले बहुत आते हैं। अभी आपका 8वां पे कमीशन आ रहा है। अभी देखिए, मतलब इतनी अनामली आती है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। या इवन हमारे कार्यालय में भी अगर कोई विवाद होते हैं, तो उनको भी हम कैसे निपटाएं। तो जो व्यथा निवारण बोलते हैं, उसको हम ग्रीवेंस सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। वो हर कार्यालय में होता है कि आप अपने ग्रीवेंसेज या अपनी कंप्लेंट उस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। वो चाहे कर्मचारी के अगेंस्ट में हो, चाहे अधिकारी के अगेंस्ट में हो, आपके ऊपर हुए अन्याय के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के एक अधिकारी प्राधिकारी को अपनी भाषा जिसमें वो कंफर्टेबल है, राज्य में प्रयोग होने भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। मान लीजिए कि आपको, जैसे हमने कहा, ग्रामीण क्षेत्र से आप आए हैं, आपको बहुत सी चीजें नहीं आती हैं, आप क्या करेंगे, तो आप अपनी भाषा में दे दीजिए, बाकी उत्तरदायित्व तो कार्यालय का होगा कि आपकी कंप्लेंट को वो उसका ट्रांसलेशन करा के ले और फिर आपको उत्तर दे। अनुच्छेद ये प्राथमिक स्तर पर, मतलब आप किसी भी चीज को अगर बढ़ाना है, जैसे कहा गया कि हिंदी को केंद्र सरकार पर लेंगे कामकाज के रूप में, दूसरे राज्यों में भी लेना चाहिए, दूसरे राज्यों की मातृभाषा, तो हर जगह पर मातृभाषा के प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है, उसमें मातृभाषाओं की शिक्षा की बहुत ज्यादा सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। यह आयोग ने समझ सुझाया, और से बहुत से लोगों ने, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निर्देश दे कि इनका उपबंध सुनिश्चित प्रकार से हो सके। अब देखिए, आप देखते हैं कि हम अपने यहाँ देश में देखते हैं कि अल्पसंख्यक हैं, ये हैं, दैट इज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आपको ऐसे ही भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। अब अल्पसंख्यक जब भी हम बोलते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि जो कम बोलने, उस भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तभी उसको अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग कहा जाएगा। तो उसमें भी देखिए, संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 350 खा में ये कर दिया कि अगर किसी भाषाई अल्पसंख्यक वालों को कुछ भाषा है, लेकिन वो बहुत बहुमत में नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि भाई हमें ये चाहिए, तो हर कार्यालय में एक तो विशेष अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, दूसरा उनके लिए एक अलग उस भाषा को लेकर उनके विशेष अधिकार जितने होंगे, उनका ध्यान रखने के लिए हर जगह कार्यालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो उनकी समस्याओं को केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार तक पहुंचाएगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में देखिए क्या किया जाए, तो
कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। तो ये राज्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाए, हिंदी का विकास करे, हिंदी का सांस्कृतिक विकास करे, जिससे जहां भी जरूरत हो उसकी समृद्धि सुनिश्चित हो। ये देखिए एक ऐसी चीज है जैसे गजट पब्लिश होता है ना। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रेजेंटेशन यहाँ रहेगा, इसको आप देखते रहिएगा और ये आपके बहुत काम आएगा। जिस समय आपके यहाँ राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, वहां पर बहुत सी चीजों पर जब प्रश्नावली आती है तो उसमें से बहुत से उत्तर आपको राजभाषा संबंधित इसमें मिल जाएंगे। ये आप देखते रहिएगा, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। और तो इसमें वही शुरू से ही है कि हम कैसे आगे जाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर राजभाषा अधिनियम क्या होता है, जैसे हमने बताया संशोधित होता रहता है आयोग और समिति के सिफारिशों के आधार पर। उसका फिर वो ऐसे ही आ जाता है कि यथा यथा संशोधित, मतलब 1967 में जैसा संशोधित हुआ सारी चीजें वही हैं, बहुत ज्यादा संशोधन नहीं होता, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आता है कि उसको लागू करने में अलग अलग। और प्लस आपको पता होगा भाई 1947 में जो भाषाओं की स्थिति थी हर राज्य की, हिंदी की क्या स्थिति थी और हर राज्य की अपनी मातृभाषा की, धीरे धीरे हर राज्य साहित्य में अपनी भाषा में प्रगति करता रहा है। तो उस प्रगति को यहाँ पर कैसे परिलक्षित किया जाए, इस पर कार्य होता है। और इसीलिए वो जो भी है बीच बीच में इन सब चीजों का होता है। और ये सब चीजें थी पत्रादि के लिए, जहां मंत्रालय वकालय हुई केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विभाग या केंद्र सरकार के आपस के कार्य मंत्रालय के बीच में या कार्यालयों के बीच में या केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बारे में अलग अलग पत्राचार होंगे, उनका कैसा होगा, हिंदी का ज्ञान कैसे रहेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ कार्य साधक ज्ञान की बात हुई है कि हर कार्यालय में ये कहा गया है कि ये आवश्यक है प्रत्येक के लिए कि उसको हिंदी का, जो भी सरकारी कर्मचारी है, कि उसको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान आना चाहिए। और जब कार्य साधक बोलते हैं तो उसके शब्द से ही स्पष्ट है कि मतलब काम करने का, हिंदी में वो काम कर सके इतना ज्ञान उसको हिंदी भाषा का होना चाहिए। मित्रों फिर भी बहुत पूरे देश में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका हिंदी कहीं नहीं उनको ज्ञान होता है, तो उनके लिए सरकार प्रशिक्षण की व्यवस्था कराती है। 3 स्तर होते हैं उसके, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद जब वो पास कर लेते हैं तो उनको 1 साल का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाता है 1 साल के लिए। तो इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है और ये कहा जा मतलब माना यह जाता है कि हर व्यक्ति को, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसको हिंदी में कार्य करना आना चाहिए। यही सब चीजें संकल्प हो, संसद हो, हमने आपसे वही बताया ना कि ये सब चीजें जो है धीरे धीरे ऐसी ही हैं कि जहां भी है नियम बनाएं, जितनी ज्यादा प्रयोग में करें, अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें हिंदी के प्रयोग के लिए, और राज्य के स्तर पर राज्य की मातृभाषा के प्रयोग के लिए कि भाई आप लोग काम करें। और इतना कर लें कि कहीं ना कहीं भले ही वो दो प्रवीण ना हो अपनी भाषा में, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हम एक्सपर्ट हैं, वो भले ना हो, लेकिन कार्य करते समय ऐसा देख लें कि उसके करने से कहीं या तो कार्यालय का या खुद का कहीं अहित ना हो। उपधाराएं हमने आपसे कहा था कि इसमें बिल्कुल भारतीय न्याय संहिता के अनुसार तमाम धाराएं उपधाराएं रहेंगी और उनको किया जाता है। और ये बड़ी सीधी सी चीज है कि विधानमंडल में अगर मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा को लाना है या केंद्र सरकार में संसद में दूसरी भाषा के प्रयोग को राजभाषा का दर्जा देना है, तो पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है, जिसमें आयोग के पास प्रस्ताव भेजा जाता है राज्य सरकार द्वारा, आयोग समिति को प्रस्ताव देती है, समिति उसका अध्ययन करती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। जैसे आपको पता है कानून कोई कैसे बनता है, पहले संसद में वो विधेयक आता है, उसके बाद वहां पास होता है, फिर राज्यसभा में जब वो पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है और उसका गजट आता है और उस गजट की तारीख से वो लागू माना जाता है। ऐसे ही हिंदी का भी है, जो भी कानून नियम जितने भी धाराएं उपधाराएं हैं सब उसी तरह से रहती हैं। संबंध में वही समिति तारीख को धारा 3 प्रवृत्ति होती है 10 वर्ष के। अच्छा, उन्होंने कहा हर 10 साल में समिति जो है वो बदली जाएगी, मतलब सदस्य बदल दिए जाएंगे। तो उसका तरीका भी है, जैसे में 30 सदस्य होंगे, आयोग में 10 सदस्य होंगे, कि उससे कि अलग अलग विचारधाराएं जितनी हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो सोच हो वो सम्मिलित हो हमारे किसी भी प्रस्ताव में। उसी के हिसाब पर ये बनाया गया कि भाई 10-10 साल में समितियां बदलेंगी, रिव्यू करेंगी कि क्या हो गया, कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। और केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद जो है राष्ट्रीय दिन को, उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से जो प्रकाशित होगा वो हिंदी अनुवाद प्राधिकृत होगा। इसके लिए हम आपको बता दें, हिंदी अनुवाद प्राधिकृत हम इसलिए बोलते हैं कि जब अनुवाद को प्राधिकरण कौन देगा,
आपको लगेगा हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है, आपके बगल वाले को लगेगा नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तीसरे को लगेगा नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जब नियमावली बनेगी, कोई गैजेट बनेगा, तो उसमें जो अनुवाद होगा उसका प्राधिकृत अनुवाद हिंदी के लिए जरूरी है। तो एक राजभाषा अनुवाद केंद्रीय सरकार का अनुवाद कार्यालय दिल्ली में है। आपके यहाँ अगर आपको कहीं तकलीफ हो, आपको लगता है कि हमें काम करना है, आपको बहुत शौक है, वैसे तो आपके यहाँ हर जगह वो शब्दावली होगी। अगर नहीं है, कुछ नई भी बनाना हो, तो पहले आपको उन शब्दों को अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद करके राजभाषा अनुवाद विभाग में भेजना पड़ता है, और वहां से जब वो आ जाते हैं तो वो उनको हम प्राधिकृत अनुवाद बोलते हैं। तो वो इसलिए कहा जाता है कि प्रयोग हमें प्राधिकृत अनुवाद का ही करना है, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं। राज्य अधिनियमों का भी प्राधिकृत हिंदी अनुवाद कैसे होगा कि जो मान लीजिए मराठी भाषा में है, तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, मलयालम में है, इन भाषाओं का अगर अनुवाद करना है एक दूसरी भाषाओं में, तो उनके लिए भी अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है कि उनका हिंदी अनुवाद किया जा सके। उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी अन्य राजभाषा का, हमने आपसे कहा कि पहले तो 15 साल के लिए कर दिया गया कि भाई आप अंग्रेजी में करते रहो, कोई समस्या नहीं, प्रयास करो। लेकिन फिर ये कहा गया कि चलिए जो दूसरे राज्य की भाषाएं हैं, अभी हाईकोर्ट है मान लीजिए, वो राज्य में होता है। जब हाईकोर्ट राज्य में है तो स्वाभाविक है कि उस राज्य की जो राजभाषा होगी, मतलब वहाँ की जो मातृभाषा होगी, उसमें वो कोर्ट काम करेगा। केंद्र सरकार का उच्चतम न्यायालय है, वहां पर वो हिंदी में कार्य करेगा, अंग्रेजी में करेगा। आपके यहाँ राज्य में जो होगा वो राज्य की भाषा और अंग्रेजी में करेगा। तो इस तरह से जो न्यायालय हैं उनमें ये भी दे दिया गया, जैसे पहले प्रावधान था कि अगर कुछ लोग चाहें कि भाई ये भाषा को भी न्यायालय के निर्णयों में लागू किया जाए, तो उस हिसाब से प्रतिवेदन दें, आयोग देखेगा, समिति उसको प्रस्तावित करे, पढ़ेगी, और फिर वो राज्य राष्ट्रपति के पास का उसकी मंजूरी के लिए भेज देगी। और जैसे ही हो जाएगा तो उच्च न्यायालय के निर्णय में उस भाषा का भी समावेश हो जाएगा, हिंदी और मातृभाषा के अतिरिक्त। अब देखिए, नियम जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? ना आप बना सकते हैं ना हम बना सकते हैं, भले ही हमारे यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टर हो, चीफ इंजीनियर, वो नियम अपने कार्यालय संबंधित बना लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय भाषा राजभाषा संबंधित नियम बनाने की ताकत सिर्फ केंद्र सरकार के कार्यालय को, और राज्यों के लिए राज्य सरकार को होती है, इसके अलावा दूसरे को नहीं होती है। अच्छा, ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, इसलिए नवा पॉइंट छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय मैंने बनाया था, रह गया गलती से। जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर 370 हट गया, तो जितने भी ऊपर के सारे कानून हैं वो वहां भी लागू होते हैं। अब आप देखिए, आपका एक कार्यालय होता है, उसका अपना एक मैंडेट होता है, एक विजन होता है। तो ऐसे ही जो मैंडेट होता है, ऐसे ही जो है हमारी राजभाषा नीति का जो 1968 का संकल्प था, वो ये संकल्प पत्र है कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हिंदी का विकास करेंगे, कैसे राज्य की भाषाओं का विकास करेंगे। तो ये सब अलग अलग जो उसमें है। और ये कहा गया कि ओवरऑल देश के लिए, मतलब अगर एक मोटे तौर पे सोचे तो देश के लिए एक हिंदी का विकास पूरे देश में करना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, और उस हिसाब से उसको नीतियां बनानी होंगी, सारी चीजें होंगी, कार्यक्रम तैयार होगा, उनका वार्षिक मूल्यांकन होगा। और फिर ये देखा जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कम हुई, या किस चीज को रखने की आवश्यकता नहीं है, किस चीज को रखने की आवश्यकता है, और उस हिसाब से करते हुए हम अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये संकल्प थे जो सरकार ने आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। अब भारत की जो टोटल हिंदी को छोड़ के जो दूसरी 21 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख है कि इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इनको बढ़ावा दीजिए। मतलब मूल रूप से भावना यह थी कि विदेशी भाषा की जगह आप भारतीय भाषाओं का विकास करें। बट दुर्भाग्य इतना है कि अंग्रेजी इतनी हो गई कि अब तो उसको हम कहते हैं, मैं अपने व्याख्यानों में तो कहता हूँ कि हमारे रक्त में बहने लगी है। एक बार हम अपनी भारतीय भाषा का अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का अपमान सहन नहीं करते हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि दिमाग में ये आ गया कि अगर हमको अंग्रेजी नहीं आई तो एक तो हमारा स्टेटस नहीं है, हमारा स्टेटस बहुत नीचे होगा, और दूसरा ये बताया गया कि अगर आप अंग्रेजी में नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब इतनी इतने भ्रम आपने देखा है, आज तमाम भ्रम फैलाए जाते हैं राजनीतिज्ञों द्वारा, लेकिन इस तरह के भ्रम अपनी भाषा के विरुद्ध फैलाना, ये तो पहली बार मैंने देखा है कि पूरे देश में किसी को ये नहीं लगता, तमिलियंस को, तमिल को ये नहीं लगता कि नहीं नहीं हमारी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा बने, मलयालम को ये नहीं लगता हमारी भाषा राष्ट्रभाषा बने। उनको ये लगा अंग्रेजी को बना लो, अंग्रेजी बढ़ाते चले जाओ, ये हम माता पिता का भी है जिस वजह से बढ़ रही है। उनको ये लगने लगा कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी वो हिंदी बोल रहा है ना, तो वो संभव बैकवर्ड हो गया, पिछड़ा हो गया।
इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी देश का नहीं हो सकता कि भारतीय भाषाओं में बात करने वाले व्यक्ति को विदेशी भाषा में बात करने वाले व्यक्ति से कम समझा जाए। लेकिन समय है, जैसा चल रहा है ठीक है। तो उन्होंने वही कहा कि भाई हम अपने ऐसे माध्यम करें, ऐसी चीजें करें कि जिससे हमारी भारतीय भाषाओं का विकास हो। यही सब संकल्प में आती थी, एकता के, जिसमें एकता की भावना बढ़े, भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम बढ़े, सभी चीजें हों। त्रिभाषा सूत्र को इसीलिए आपको पता है त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया कि भाई एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक राज्य की मातृभाषा। तो और उसका सुनिश्चित अनुपालन कराना वो सारे अधिकारियों पर निर्भर था कि भाई वहां की सरकारें उसको कैसे करती है या केंद्र सरकार कैसे करती है। फिर संघ में अलग अलग किया कि भाई जो अभी हमारे पास आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी अंग्रेजी का पहले आपको याद होगा कि सिर्फ अंग्रेजी में ही आप पेपर दे सकते थे, अंग्रेजी में ही इंटरव्यू होता था। अब राजभाषाएं और हिंदी में भी है, बड़ा खुली छूट है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हिंदी में अगर अपना साक्षात्कार देते हैं आईएएस के लिए तो आपको कम नंबर मिलते हैं। ये कभी नहीं होता है। हालांकि ये मिथ इतनी तेजी से बिठा दी गई है हमारे दिमाग में कि अधिकतर लोग अभी भी अंग्रेजी का ही चयन करते हैं। वैकल्पिक भाषाओं, भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग करने में उनको एक अजीब शर्म सी महसूस होती है। ये सब हमने आपसे कहा, उसके बाद तो सड़सठ दिखाया था, फिर बाद में 1987 में संशोधन हुआ राजभाषा का, तो उस हिसाब से फिर ये किए जाते हैं। अच्छा, इनमें परिभाषाएं होती हैं, देखिए कुछ अधिनियम है, केंद्र सरकार के कार्यालय कौन है, मंत्रालय क्या है, कर्मचारी क्या है, अनुसूचित, ये सारी नियमावली जो है बड़ी क्लियर कट बता दी गई है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि जैसे ये कहा गया कि क्षेत्र हमारा भूकंप के हिसाब से पूरे भारत देश को वर्गीकरण किया गया क ख ग में। अब तो घ में भी हो गया, 4 क्षेत्र हो गए भूकंप के हिसाब से भी। तो हिंदी में हिसाब में जो है वो क ख ग 3 क्षेत्रों में किया गया है। बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब मुख्यतः हिंदी भाषी राज्य क क्षेत्र में। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ ये ख क्षेत्र में। और जो है कि गा से खंड च और छा में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्यों, मतलब ऊपर के जो दोनों राज्य नहीं है उसमें जो बचे वो बाकी सारे जो है खंड गा में जाएंगे। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान जैसे हमने आपको बताया, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। वो ऐसा होता है कि अगर कहीं भी, मतलब आपने प्राथमिक स्तर से लेके परा स्नातक तक, मतलब फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भाषा किसी भी तरह अगर उसको पढ़ा है, उसका एग्जाम दिया है, तो आपको ये मान लिया जाता है कि आपको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। राज्यों और पत्राचार कार्यालय कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, इन सब चीजों का उसमें जो संकल्प थे वो किए गए, सारी चीजों को बताया गया, निर्णय उसमें बताए गए, सारी नीतियां बताई गई कि कैसे कैसे किया जा सकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बता दूं, 3-3 में एक बड़ी सीधी सी चीज है कि उन्होंने, आगे आपको स्लाइड में दिखेगा जब अभी आप पढ़ोगे इस पे, तो मैं बता दूं कि बड़ा सीधा सा एक कानून बनाया गया कि अगर आपको किसी भी राज्य से हिंदी में पत्र मिलता है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए बहुत आवश्यक है, चूंकि आप सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय के सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए अगर आपको मान लीजिए कल को तमिलनाडु से या केरला से हिंदी में पत्र आ जाए, तो आपको उसका अनुवाद, उसका उत्तर हिंदी में ही देना है। ये राजभाषा की नीति है। और यही सब नीति है जिनको हम कभी कोई छोड़ देते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि उनके साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी जाएगा। लेकिन अगर किसी पत्र का हिंदी में अनुवाद आता है, हिंदी में पत्र आता है किसी राज्य से और विशेषता हिंदी भाषी राज्य से या हिंदी भाषी है, तो वहां आपको हिंदी का ही उत्तर देना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ख गा में कैसे पत्राचार होगा, क्या होगा, पत्र के अनुपात कैसे, इसका एक लक्ष्य रखा गया था। आपको बता दें, क और ख क्षेत्र के लिए ये लक्ष्य 90% है। ग क्षेत्र के लिए ये 54%, 55% है कि जहां कहा गया कि अगर 55%, मतलब आधा काम भी अगर हिंदी में होता है, और वो पत्राचार को हम लेते हैं कि अगर आधे पत्र भी हमारे हिंदी में भेजे जाते हैं, आधा काम भी हिंदी में होता है, तो ये मान लिया जाता है कि ग क्षेत्र में राजभाषा नीति का पालन पूर्णतया हो गया, भले वो 100% ना हो। केंद्रीय सरकार कार्यालयों के बीच पत्र आदि कैसे होंगे, उनका सबका पूरा वर्णन दिया गया इसी में। भाई क और खा के बीच में तो 90% लक्ष्य है कि आपके 90% पत्र हिंदी में जाएंगे एक दूसरे कार्यालयों में। उसके साथ अंग्रेजी का अनुवाद जाएगा, वो अलग है, लेकिन पत्राचार जो होगा वो हिंदी में होगा। ग क्षेत्र के साथ आप भाषा के साथ कर सकते हैं, और अगर कहीं ग क्षेत्र से आपके पास हिंदी में आ गया तो आपको उत्तर भी हिंदी में ही देना है।
ख ग में स्थित कैसे होंगे, वही अनुपात में होंगे, जितना लक्ष्य होगा उसी अनुपात में होंगे। जितने पत्र प्राप्त होते हैं उस पत्र के अनुपात में होंगे। का क्षेत्र को ख क्षेत्र को संबोधित है दूसरी भाषा में अनुवाद प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। ग में जैसा भी है। और ये कार्यालयों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि इनके अनुवाद की व्यवस्था कराएं। ये जो हम आपसे बता रहे थे कि हिंदी में 3 और ऐसी बात के होते हुए, मतलब कहीं का कोई भी राज्य हो सकता है, हिंदी भाषी भी हो सकता है। अगर हिंदी में आपको पत्र आया है तो उसका उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिया जाएगा। और ये आपको बता दें, सिर्फ ऐसे हमने कर दिया ऐसा नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि राजभाषा समितियों की मीटिंग होती है हमारे यहाँ ऐसे ही, राजभाषा विभाग की। तो हर कार्यालय में हर क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में एक मीटिंग होती है, उसमें आपको सारे डिटेल देने होते हैं, कितने पत्र आए, कितने अंग्रेजी में आए, कितने हिंदी में आए। और राजभाषा नीति के बारे में होता है, आपने नीतियों में क्या क्या पालन किया, क्या क्या नहीं किया। ये आपको तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग नई दिल्ली को भेजनी होती है। हिंदी अंग्रेजी दोनों की वो चीजें की जा सकती है जैसे वो पहले भी था, अभी भी है। आवेदन अभ्यर्थन मतलब कोई भी कर्मचारी चाहे तो वो भी हिंदी अंग्रेजी या उसको जो भाषा आती है उसमें कर सकता है। कोई भी आपकी लीव एप्लीकेशन देनी है, एलटीसी एप्लीकेशन देनी है, एडवांस एप्लीकेशन देनी है, वो आप अपनी भाषा में भी दे सकते हो। हालांकि आजकल चलन ऐसा हो गया, चूंकि कंप्यूटर है, सारे प्रोफार्मा हो जाते हैं, प्रोफार्मा तैयार रहते हैं। उसमें सिर्फ आपको मुश्किल से 3 या 4% कार्य जो है वो खुद भरना होता है, बाकी सारे कॉलम वहां तैयार होते हैं। दूसरा काम आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियां लिखी जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल उस पर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर हो। जब भी कोई पत्र आता है और वो अलग अलग प्रशासन में जाता है या तकनीकी विभाग में जाता है, तो वो उसके ऊपर जो पहले लेने वाला, मतलब वो डाक लेने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर टिप्पणी लिख देता है। और जो फर्स्ट हैंड, मान लीजिए तकनीकी है, तो तकनीकी में आपके यहाँ आरए जो होगा, मतलब जो लोएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च लेवल होगा, वो फाइल देखेगा, उस पे वो अपने नोट्स लिखेगा, उसके बाद आगे वो उसके अपने वरिष्ठ अधिकारी को आगे फाइल को भेजेगा। प्रशासन में जो डीलिंग क्लर्क होगा वो टिप्पणी लिखेगा, फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेजेगा। और वो अप्रूवल हायर अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी का ही होता है, मतलब चाहे आपके डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर इन द सेंस चीफ, आपके यहाँ चीफ इंजीनियर होते हैं, हमारे यहाँ डायरेक्टर थे, तो जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होता है वो उसको अप्रूव करता है। हमने आपसे हिंदी में प्रवीणता बताई कि आपके पास स्नातक स्तर पे, मैट्रिक में, मतलब 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कोई एक विषय है वैकल्पिक रूप में हिंदी अगर आपने पढ़ी है, तो ये मान लिया जाता है कि आपने प्रवीणता, मतलब हिंदी में आप कार्य कर सकते हैं। और उसके बारे में अगर उस मैंने आपको बताया, अगर उतना भी नहीं है, बहुत सी जगह होता है कि भाई नहीं पढ़ी हमने, किसी भी लेवल पे नहीं पढ़ी, तो फिर आपको ये जिम्मेदारी, वो आपको एक प्रोफार्मा भर के देना होता है। और वो जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होती है कि आपको प्रशिक्षण के लिए भेजे। इस तरह से तमाम चीजें, और ये माना ही जाता है कि भाई अधिक से अधिक 100% हो जाए तो वैसे ही वो इसमें आ जाता है। अब आपको एक छोटी सी चीज और बताते हैं, 5 10 10 15 10 12 मिनट का ही मैं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा समय आपका, कि आपको सरकारी कर्मचारी के रूप में, चाहे तकनीकी में हो चाहे प्रशासकीय में हो, कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है, और वो है भारत की राजभाषा द्विभाषी नीति। आपने देखा होगा पहले बैंकों में क्या होता था, अंग्रेजी में फॉर्म होता था, बेचारा गांव वाला दूसरे को जो पढ़ा लिखा होता था उसको देता था, मेरा फॉर्म भर दो। अब आप देखिए द्विभाषी में होने लगा कि अंग्रेजी में भी होगा, और जो राज्य की भाषा है वहाँ अगर हिंदी प्रदेश, हिंदी वाले प्रदेश है तो हिंदी में होगा, दूसरे प्रदेश है तो उनकी भाषा में होगा। ऐसे ही तरह से आपको बता दें, आपके यहाँ जो भी आपके नेम प्लेट बोर्ड होगा, आपका नाम का सिक्का होगा, मैनुअल, संहिता, जो भी चीजें हैं, फाइल, फाइल कवर, आपके लेटर हेड, आपके इनवेलप के ऊपर अगर ऑफिस का नाम है, ये सारी चीजें द्विभाषी होंगी। आपके यहाँ जो भी ट्रेनिंग होगा उसका पूरा बैनर हो, चाहे ट्रेनिंग से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री हो, वो सब द्विभाषी होगी। आपका विजिटिंग कार्ड भी द्विभाषी होगा। और इनमें सब में एक चीज बड़ी कॉमन होगी कि उसका नियम है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर अंग्रेजी छाप दो नीचे अंग्रेजी हिंदी कर लो। ऊपर हिंदी आएगा, नीचे अंग्रेजी आएगा। बहुत बड़ी चीज है, नेम प्लेट्स हैं ये हैं, तो एक तरफ अंग्रेजी एक तरफ हिंदी में हो जाता है, इसी तरह से विजिटिंग कार्ड हो जाता है। लेकिन चाहे लेटर हो, चाहे ये हो, चाहे फाइल्स हो, उन पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में नाम होंगे। और ये सब चीजें जब वो समिति आती है तो बहुत ध्यान से देखती है। अनुपालन का उत्तरदायित्व तो किसका होगा? नेचुरली जो आप, हाँ एक चीज और सरकारी कर्मचारी में रहता है कि भाई मुझसे क्या लेना देना, मैंने तो अपनी फाइल देखी आगे भेज दी, भले ही साइन करके कुछ भेज दिया हो, जिम्मेदारी तो डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर की है। ऐसा नहीं होता है।
अनुपालन का उत्तरदायित्व तो आपको बता दें, जो भी जिसके हस्ताक्षर वहां हैं, ठीक है, 100% नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ प्रतिशत उसका वो जिम्मेदारी जरूर रहेगी। तो कभी भी आंख बंद करके कागज पे साइन करके फाइल को आगे न भेजें, ये बार बार आपसे अनुरोध करते हैं हम। अब ये देखिए, हाँ, ये एक चीज और देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है इसमें। सन के मतलब तारीख और वर्ष के हिसाब से राजभाषा हमारी कैसे, क्या क्या नीतियां बनी, कब कब आयोग बने, कौन कौन से हुए, क्या क्या हुए, वो सारा घटनाक्रम इसमें है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं ना, वो सब इसमें अवेलेबल है। तो 1992 तक है, उसके बाद मुझे अपडेट करना है, थोड़ा सा उसमें आया है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा है, क्योंकि भाषाएं तो कोई नहीं, भाषाएं अभी भी 22 ही हैं। लेकिन आप इसको जब अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषा ऐसे ही होगी, चलो हिंदी कर लो, ये कर लो, राज्य की भाषा कर ली, हो गया। आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको तमाम नई चीजों का ज्ञान होगा कि कैसे कैसे, किस तरह से चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, कितने आयोग बने गए, कौन कौन समितियां बनी, कार्यक्रम में क्या हुआ, स्कूल स्तर पे क्या हुआ, विश्वविद्यालय स्तर पर क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको उस साल में क्या क्या हुआ है और क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, संस्तुतियां आई हैं, वो सब इसी में थी। ये हो गया हमारा नीति का भाग। अब आपका 5 या 7 मिनट में ही, हम आपसे 10 मिनट मैक्सिमम इसको ले लेंगे। राजभाषा नीति का कार्य कार्य 2004 तक ये मातृभाषा विकास परिषद जनहित याचिका। अच्छा, इसमें आपको बता दें, ऐसा नहीं रहता है, हम इंडियंस बड़े एक्सपर्ट हैं, कुछ समझ में नहीं आया कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दो, तो वो भी याचिकाएं चलती रहती हैं, जैसे आपके मुकदमों में बाकी मुकदमे चलते रहते हैं। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे वही कहा था, धारा 3(3) के अंतर्गत क्या है, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, मतलब अगर आप अपने कार्यालय में हैं, चाहे तकनीकी भाग में हो चाहे प्रशासनिक भाग में हो। अभी आप जूनियर इंजीनियर्स का ये बैच है, तो नेचुरली पूरा तकनीकी होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रशासनिक कार्य आपको करना पड़ता होगा। तो उन सब में ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके टेबल पर, जिस टेबल पर आप हैं, देखिए कहाँ से होता है, एकदम पूरा चेंज नहीं होता। जब हर व्यक्ति हर टेबल पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, तो नेचुरली पूरे कार्यालय में उसका अनुपालन हो जाता है। आपके पास कोई चीजें, मान लीजिए आपके पास डैम डिजाइन है या सॉइल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी है, उस हिसाब से जैसा है, तो ये ध्यान रखिए कि पहली बात तो आपकी जो, जिस रूम में आप हैं, आपका नेम प्लेट जो होगा, नाम लिखा होगा, वो द्विभाषी होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद आपके पास जितनी फाइलें होंगी प्रोजेक्ट की या प्रोजेक्ट संबंधित, बिकॉज तमाम प्रोजेक्ट एक साथ हैंडल होते हैं कार्यालय द्वारा, तो आपके पास जो भी फाइलें हो, फाइलों के ऊपर जो नाम होगा, परियोजना का नाम हो, प्रोजेक्ट का हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हो, तो मान लीजिए लीव रजिस्टर हो या और कुछ हो, तो इन सब के ऊपर द्विभाषी होगा, हिंदी ऊपर अंग्रेजी। संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक रिपोर्ट प्लस विज्ञप्ति, सदन में जो हम उत्तर भेजते हैं, कभी कभी हमारे पास आते हैं कि जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस टेक्निकल, उनका ये सरकारी कामकाज, संविदाएं, करार, अनुज्ञा, मतलब टेंडर वगैरह जितने हैं, जितनी भी एग्रीमेंट्स हैं, ये सब टेंडर फॉर्म वगैरह, ये द्विभाषी होंगे। और अगर ये नहीं होते, तो मैंने आपको बताया, तो अनुपालन का उत्तरदायित्व तो जो उस पर हस्ताक्षर करता है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा, अगर इन चीजों का पालन नहीं हो रहा है। अंग्रेजी के अनिवार्य पत्र को, अंग्रेजी का उत्तर आप हिंदी या अंग्रेजी में नहीं लिख, हिंदी या दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते, तो वो छोड़ के बाकी के हिंदी में भी देने की छूट, ये सब ये करी गई थी कि हर कार्यालय में ये करा जाए, और वो होने लगा है धीरे धीरे। साक्षात्कार भी हिंदी में होने लगे, अब तो आईएएस पीसीएस के सारे साक्षात्कार हिंदी में होते हैं। तक वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियां जो कार्यालय आयोजित करती हैं, जैसे आपका ये ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, ऐसे ही साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उसमें शोध पत्र पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि शोध पत्र हिंदी में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में। आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ जल संसाधन में रुड़की में, रुड़की जो विश्वविद्यालय है, वहां पर हर साल एक तकनीकी वैज्ञानिक संगोष्ठी होती है, और उसमें सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं, बट वो पूरी की पूरी गोष्ठ जो है वो हिंदी में होती है। मतलब शोध पत्र चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सब हिंदी में आते हैं। तो इस तरह से आयोजन किए जाने चाहिए कार्यालयों द्वारा भी। अपने यहाँ जो गतिविधियां होती हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, हिंदी पखवाड़े में कार्यक्रम होते हैं, तो इस तरह की चीजों को करें, प्रयास करें कि उनके यहाँ जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी कुछ छोटी छोटी तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन करें, और वो हिंदी में करें।
ये केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए बड़ी एक जिम्मेदारी वाली बात है और होना चाहिए। और खाद्य क्षेत्र में प्रशिक्षण चाहे एक दिन का हो, चाहे हफ्ते भर का हो, चाहे 10 दिन का हो, सभी जो है उसमें जो भी प्रशिक्षण सामग्री है जैसी भी है, जितने बैनर हैं, पंफलेट हों, ब्रोशर्स हों, वो सब द्विभाषी हों। और जब तक हिंदी में, अब तो टंकण वाला खैर ये बात नहीं होती, बिकॉज टंकण अब रही नहीं गया, अब सीधा जो टाइपिस्ट है वो भी इस पर ही करते हैं। तो आशुलिपिक हाँ डिक्टेशन के लिए जरूर कुछ होते हैं, लेकिन अब हिंदी टंकण वाला, वो मशीन वाला तो युग ही खत्म हो गया। अंतरराष्ट्रीय संधियों करार कर दो, अंग्रेजी भाषाओं दोनों में तैयार किया जाता है। जितने भी आपके देखिए बैंकों में जो इतने कार्य होते हैं, ग्राहक से सहमति वाले भुगतान आदेशों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस पे देखो आप सब डुप्लीकेट द्विभाषी आने लगे हैं। आप किसी बैंक में चले जाओ, वहां पर जो उनका चार्टर लगा होता है वो द्विभाषी होता है। वहां वो सारी चीजें होती हैं कि भाई पैसा 5 मिनट में निकल जाएगा, चेक 10 मिनट में आ जाएगा, सारे कार्यों में उनको सूचना देनी होती है। इसी तरह से हर कार्यालय के लिए ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है कि वो एक अपना बोर्ड, ऐसा चार्टर बोर्ड लगाए जिसमें पब्लिक के लिए ये रहता है कि इस कार्यालय में ये कार्य कितने दिनों में होता है। अच्छा, तो आपको बता दें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारत में ही हो, जो विदेश में दूतावास होते हैं वहां भी ये सारी चीजें जो हैं वो यही नियम लागू होते हैं। अगर आप मान लीजिए अमेरिका में चले जाएं भारतीय दूतावास में, तो अंग्रेजी में जो होगा होगा, बट द्विभाषी रहेगा वहां भी। उनके सारे लेटर हेड, सारी चीजें, नेम प्लेट, फाइल्स का वो जो भी है, रबर के उनके स्टैंप, इनविटेशन कार्ड्स, ये जितने भी हैं वो सब द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में होते हैं। और आपसे बताया कि जो भी जिसको बनाना हो, कोई नई चीज, नया कागज हो, तो जो भी फॉर्म हो, मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ बनाना है, मैनुअल बनाना है, कुछ रूल बनाना है, तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली को भेज दीजिए, वो अनुवाद करके भेज देंगे और फिर वो आप उसको मानकीकरण के पश्चात छपवा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी देखिए, जितना आईएएस हमने आपसे बताया, अब उनको हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके तो पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनको हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि इसी, क्योंकि यही अधिकारी आगे चल के अलग अलग जगहों पर बैठते हैं, तो वो जब राजभाषा का कार्य होता है तो उसमें वो अपना सहयोग दे सकते हैं। मंत्रालय अधिक से अधिक हिंदी को प्रोत्साहन देने वाली योजना चलाएं। तो आपके यहाँ होगा, देखा, 15 आपके हिंदी पखवाड़े में तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। उसके लिए अनेक चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी को हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसने प्रशिक्षण की तीनों परीक्षाएं पास कर ली, तो उसको 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता है। आप अगर कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, उसको भी इंदिरा गांधी अवार्ड मिलता है हमारे मंत्रालय की तरफ से हिंदी से। और आवश्यक नहीं कि आपके तकनीकी शब्द पे हो, आपको मान लीजिए किसी साहित्य में रुचि है, आप अपना किसी कविता में रुचि है, आप अपना कुछ पुस्तक छापना चाहते हैं, तो वो आप छाप लीजिए और उसके बाद उसको भेज दीजिए, उसको पुरस्कार मिलता है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट है, ये हर कार्यालय भेजता है 15 राजभाषा विभाग को। तो इस तरह से जितना भी है, यह है कि अधिकारी और कर्मचारी, सरकार के जो कार्यालय होता है केंद्र सरकार का, उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने अधिकारी और कर्मचारियों को अधिक से अधिक इसके बारे में बताएं, मीटिंग के बारे में बताएं, कैसे राजभाषा का पालन होगा, अनुपालन होगा, इन सब चीजों को उनको अवगत कराते रहें। और ये भी होता है कि वो मॉनिटरिंग होती है, उसका बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। हर मीटिंग में देखा जाता है कि अगर ये लक्ष्य रखा था तो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सब राजभाषा की जो मीटिंग होती है क्वार्टरली, जिसको हम बोलते हैं हर 3 महीने में, राजभाषा समिति की प्रत्येक कार्यालय में होती है। तो वो उसमें वो करके वो रिपोर्ट फिर राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। और कि जितने भी कार्यालय प्रशासनिक प्रावधान प्रत्येक बैठक में हो कि और कैसे हम कारगर बनाएं और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है उसमें जाती हैं। प्रशिक्षण और कार्यालय सहित हिंदी कार्य कर रहे अधिकारियों को बैठने के लिए स्थान, मतलब उनकी सुविधाएं दी जाएं, ये बड़ा होता है। विभिन्न कार्यक्रम में नियमित रूप से, अच्छा एक और चीज होती है कि एक तो होता है जो आपके कार्यालय में आपका प्रशिक्षण होता है। कभी कभी क्या होता है, 3-4 कार्यालयों का मिलाकर राजभाषा विभाग उस शहर में जहां आप हैं वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी के बारे में करता है। तो जो कार्यालय होते हैं उनसे अपेक्षा ये होती है कि वो अपने कर्मचारियों को वहां पर नियमित रूप से भेजते रहें, जिससे राजभाषा की जो नई नई नीतियां हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना अपडेटेड पॉलिसीज, उन सब के बारे में उनको पता चले और वो फिर कार्यालय में उनका अनुपालन हो सके। अनुवादकों के लिए साहित्य मानक शब्दकोश वगैरह, बहुत, जब तक शब्दकोश नहीं होगा आप अनुवाद कैसे करेंगे। तो ये सब चीजों की बहुत आवश्यकता है और ये सब कार्यालय की जिम्मेदारी होती है कि ऊपर कंप्यूटर की सुविधा आजकल एक बड़ी अच्छी चीज हो गई है। हाँ, एक छोटी सी 2 मिनट का और आपका इसमें समय लेंगे कि कंप्यूटर में क्या होता है कि पहले आप क्या करते थे कि मान लीजिए कुछ हिंदी में टाइप करते थे,
आपको बताएं, आप बगल वाली मशीन में भी जब उसी कमरे में बगल की मशीन में टाइप करते वो खोलते थे ना, तो सारा कहीं मात्रा गायब है, कहीं शब्द गायब है, कहीं कुछ हो जाता था। अब सारे कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिक आपके पास यूनिकोड नाम की चीज आ गई है। और यूनिकोड फॉन्ट जो है वो आप बगल कमरे में, क्या आप दिल्ली जाओ, फॉरेन जाओ, अपना पेपर लिख लो, जो भी करना है आप ले लो, यहाँ टाइप करो, अमेरिका में बैठ के आप कंप्यूटर पे पढ़ लो, कुछ भी बदलता नहीं है यूनिकोड की वजह से। आ, इसमें ये दिया गया कि भाई लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है उसी तरह से कार्यालयों में भी कराई जाए। मतलब उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को ट्रेंड किया जाए कि कैसे होता है। मैंने आपसे बताया था कि हिंदी प्रयोग के लिए यूनिकोड एनकोडिंग करें, यूनिकोड वाले से बहुत अधिक होता है। ये लक्ष्य थे जो हमने आपको बताए थे क ख ग क्षेत्र के लिए। क ख के लिए 90%, ग के लिए 55% और बाकी के प्राप्त उत्तर बताया आपने। हिंदी में अगर पत्र प्राप्त हुआ है तो 100% जाएगा। ये देखिए सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक खरीद जितनी होंगी, वेबसाइट आपकी द्विभाषी होनी चाहिए, नागरिक चार्टर और जनसूचना बोर्ड द्विभाषी होने चाहिए। इस तरह से ये सारी चीजें कब कब कहाँ कौन सी कितनी बैठकें होंगी वो सब इसमें दिया गया है। आप लोग जरूर पढ़िए। यूनिकोड इनकोडिंग के बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ दिया था मैंने, जरूर इसको पढ़िएगा। क्षेत्र के हमने आपको बताया 3 क्षेत्र में बांटा गया है। वह हिंदी भाषा के अनुसार पत्राचार के ये विभिन्न रूप हैं कि हम पत्राचार कैसे करते हैं, चाहे केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के कार्यालय हो या केंद्र सरकार से राज्य सरकार के कार्यालय हो। हमारे पास 3 भाषाएं हैं मित्रों। एक राजभाषा है जो हमारा मतलब संसद संघ के कार्यालय विधानसभा में जिसमें कामकाज की भाषा है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तो आ चुके आजकल 22 है, तो 22 की 22 भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। और राज्य में बोले जाने वाली भाषा इस राज्य भाषा। ये है हमारी वो 22 भाषाएं जो हमारी सप्तम सूची अष्टम सूची में शामिल हैं। प्रयास है कि धीरे धीरे और भाषाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। निष्कर्ष ये है मित्रों कि सरकार नीतियां बना सकती है, नियम बना सकती है, पालन हमें ही करना होगा। शुरू करिए, हम स्वयं ही नीति निर्धारक हैं, स्वयं ही कार्यान्वयक हैं। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ शंका हो, प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हेलो, किसी को भी यदि कोई शंका हो, वरना ये सारी चीजें हैं। उसके बाद भी अगर अभी आप कोई बहुत वैसे तो आपकी नेशनल वाटर एकेडमी ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगी, हिंदी से संबंधित भी, क्योंकि काफी व्याख्यान हो चुके हैं यहाँ, सारे अधिकारी ट्रेंड हैं। फिर भी अगर कुछ हो तो कभी भी हो तो संपर्क करें, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद थैंक सर। यू मुझे सर। लगता है कि हाँ, थैंक यू। ठीक है, किसी का कुछ पूछना है, कोई किसी का कुछ सवाल हो सर से? ठीक है सर, लगता है ठीक। किसी का कोई प्रश्न ओके, नहीं है। तो ये सेशन को फिर समाप्त करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद तो सर। तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन हमारा लेने के लिए हिंदी राजभाषा के ऊपर। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रतिभागियों के लिए सेशन काफ़ी लाभदायक रहा होगा। उन्होंने कुछ नई बातें जानी होंगी हमारी हिंदी राजभाषा के बारे में, और हमारा जो ये हिंदी एक्ट है उसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय आपने आपको मेरे नहीं सर, हमारे आपको भी लिए धन्यवाद। निकाला कभी भी सर। हिंदी की हाँ, सेवा है, करते ही रहेंगे, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ठीक है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, अभी हम आज का अपना डे 2 जो है वो ख़त्म करते हैं। और आज का भी हमने जो है पूरा कोर्स कंटेंट आपका मूडल पे अपलोड कर दिया है। साथ ही असेसमेंट क्विज जो है आज का वो भी अपलोड कर दिया है, तो उसे भी जाके आप सब लोग अटेम्प्ट कीजिए। कल 2 बजे तक का समय है आपके पास। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल मीट टुमारो नाउ। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।